नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस 2 का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन। तो आज हम लोग इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग इसमें पहला पॉइंट है परिसंस्था, दूसरा पर्यावरण तथा परिसंस्था में संबंध और पर्यावरण संवर्धन। इन तीनों टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम इन तीनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो पर्यावरणीय व्यवस्थापन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पर्यावरणीय व्यवस्थापन मतलब हम पर्यावरण का प्रबंध कैसे कर सकते हैं, उसको बचा के आगे तक कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको देखो मैंने इधर क्रॉस करके रखा हुआ है, देखो थोड़ा याद कीजिए और विचार कीजिए और बताइए। ये सब इस साल आपके सिलेबस से कट हो गए हैं, तो इसको मैं छोड़ के आगे जो आपको आने वाला एग्ज़ाम में वही पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो पहला टॉपिक हमारा है परिसंस्था। तो परिसंस्था को हम लोग इंग्लिश में इकोसिस्टम भी बोलते हैं। तो परिसंस्था यानी इकोसिस्टम हम लोग किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। परिसंस्था हम कह सकते हैं कि ऐसा एक प्लेस, ऐसी एक जगह जहाँ पर सजीव और निर्जीव दोनों मिलके क्या करे, कोई अनुक्रिया करे, उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। उस स्थान को हम लोग इकोसिस्टम बोलेंगे जहाँ पर सजीव और निर्जीव मिलकर क्या करे, कोई क्रिया अनुक्रिया करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। इकोसिस्टम जैसे कि एक तालाब हो गया, छोटा तालाब हो गया, उसके अंदर देखो बहुत सारे जल वाली वनस्पतियाँ होती है, उसमें पानी होता है जो निर्जीव होता है, वनस्पतियाँ हो गए जो सजीव, मछली है वो क्या है, सजीव है। ये सब मिलके क्या करती है, अनुक्रियाएं करती है। जैसे कि हरे घास हो गए, जो पानी वाले घास है, उनको क्या करते हैं, शाकाहारी मछलियाँ खाती है, शाकाहारी मछलियों को फिर मांसाहारी मछलियाँ खाती है। ऐसे अनुक्रियाएं होते रहती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलेंगे, जहाँ पर ये सारी अनुक्रियाएँ हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैविक और अजैविक घटक, उसी प्रकार उसमें परस्पर पाई जाने वाली अंतरक्रिया, ये सभी मिलकर परिसंस्था का निर्माण करती है। जैसे मैंने आपको बताया, जैविक और अजैविक घटक ये सभी क्या करते हैं, परस्पर, उसी प्रकार उनमें परस्पर पाई जाने वाली अंतरक्रिया, ये सभी मिलकर परिसंस्था का निर्माण करते हैं। ये सभी मिलकर इनकी द्वारा जो अंतरक्रिया होती है उससे क्या होता है, परिसंस्था का निर्माण होता है। हमारा पृथ्वी भी क्या है, एक इकोसिस्टम यानी परिसंस्था है। इसमें भी सजीव निर्जीव हर तरह के प्राणी, वनस्पतियाँ, पत्थर, ये सब रहते हैं। तो हमारा पृथ्वी क्या हो गया, ये भी एक क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया। इसमें भी सजीव और निर्जीव दोनों रहते हैं, ठीक है। तो यही बताया, परिसंस्था का निर्माण करते हैं। परिसंस्था में प्रत्येक घटकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परिसंस्था जो है इसमें क्या है, सभी घटक क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि हो गए सजीव निर्जीव जो भी हैं, ये सब क्या है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे भोजन निर्माण करने वाली वनस्पतियाँ उपयुक्त होती हैं। भोजन निर्माण करने वाली वनस्पतियाँ तो ज़रूरी होगी, क्योंकि अगर वनस्पतियाँ नहीं रहेंगी तो जो सजीव हैं उनको खाएंगे कहाँ से, उनको खाना कहाँ से मिलेगा। जो शाकाहारी प्राणी हैं वो क्या करते हैं, इन भोजन को क्या करते हैं, वो खाते हैं, वनस्पतियों को क्या करते हैं, खाते हैं। उन्हें खाने वाले हिरण, भेड़ बकरियां, गाय भैंसें, ऊँट घोड़े, ऐसे शाकाहारी प्राणी भी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। भोजन निर्माण करने वाली वनस्पतियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसको खाने वाले जो घटक हो गए, जैसे कि शाकाहारी प्राणी है, जो कि हिरण, भेड़ बकरियां, ऊँट घोड़े, ये सब क्या है, शाकाहारी प्राणी है। ये भी क्या है, महत्वपूर्ण घटक है परिसंस्था के। इन शाकाहारी प्राणियों की संख्या में अनुपात से ज़्यादा वृद्धि ना होने देने वाले बाघ, सिंह, इनके जैसे हिंसक प्राणी भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखो अभी वनस्पतियाँ हैं, तो उनको खाने के लिए क्या चाहिए, उनको खाने के लिए कोई तो चाहिए। तो उनको खाने के लिए क्या है, शाकाहारी प्राणियाँ हैं। शाकाहारी बहुत सारी प्राणियाँ, जैसे भेड़ बकरियाँ हैं। अगर वनस्पतियों को कोई खाएगा नहीं तो बहुत सारी वनस्पतियाँ हो जाएंगी, और वो बहुत सारी वनस्पतियाँ हो जाएंगी, उसका कुछ उपयोग नहीं होगा। इसके लिए इकोसिस्टम में शाकाहारी प्राणियों को
बनाया गया है। तो वो क्या करते हैं, उन शाकाहारी जो वनस्पतियाँ हैं उनको, वनस्पतियों को क्या करते हैं, खाते हैं। तो अभी वनस्पतियों को खाते हैं तो जो शाकाहारी प्राणी हैं उनकी भी संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि उनको खाना पीना मिल रहा है, तो खाएंगे पिएंगे और उनकी संख्या भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, शाकाहारी प्राणियों की संख्या में अगर वृद्धि हो गई तो क्या होगा, उनको भोजन नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा वनस्पतियाँ, कम वनस्पतियाँ हैं और प्राणी ज़्यादा है तो भोजन सबको मिल नहीं पाएगा। इससे क्या होगी, प्राणियाँ जो शाकाहारी प्राणी हैं वो मरने लगेंगे। इसके लिए इकोसिस्टम में, परिसंस्था में उनको भी खाने के लिए जो मांसाहारी प्राणी है जैसे बाघ, सिंह हो गया, वो क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिसंस्था में इनका भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि अगर शाकाहारी प्राणी है तो उनको खाने के लिए मांसाहारी प्राणी भी है, ठीक है। और मांसाहारी प्राणियों को भी खाने के लिए कोई ना कोई होगा। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, इन शाकाहारी प्राणियों की संख्या में अनुपात में ज़्यादा वृद्धि ना होने देने वाले बाघ, सिंह, इनके जैसे हिंसक प्राणी भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये मैंने आपको बताया। प्रकृति में पाए जाने इन इल्लियाँ, अस्वच्छ स्थानों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, दीमक, गोबर, कीड़े, क्या इनका भी वास्तव में उपयोग है? इस प्रकार का प्रश्न आपको कभी तो पड़ता होगा। फिर भी ये सजीव गंदे होने के बावजूद अधिक महत्वपूर्ण है। ये मुख्य रूप से प्रकृति में साफ सफाई का काम करते। देखो अभी वनस्पतियों को कौन खाया, भेड़ बकरियाँ खाई। भेड़ बकरियों को कौन खाया, बाघ, जो मांसाहारी प्राणी है उन्होंने खाया। अब देखो मांसाहारी प्राणी है, मांसाहारी प्राणी जो है उनको मरने के बाद वो भी तो, उनको भी तो कोई होगा खाने वाला। उनको भी जो उनकी शरीर होते उनको भी ख़त्म करने वाला कोई ना कोई तो होगा। तो मांसाहारी प्राणी हो गए या शाकाहारी प्राणी हो गए, इनको खाने के लिए क्या है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव है, ठीक है। वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं ये क्या करते हैं, इन कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं, ये बड़े प्राणियों के शरीर को जो मृत हो जाते हैं उनको क्या करते हैं, खाकर ख़त्म करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पृथ्वी की स्वच्छता होती है, ठीक है। गंदगी को वो क्या करते हैं, साफ करते हैं। क्योंकि गंदगी रहेगी तो क्या होगा, हमारा वातावरण भी क्या रहेगा, गंदा रहेगा, जिससे हमको ऑक्सीजन क्या मिलेगा, गंदा मिलेगा। तो ये हमारे लिए भी हानिकारक होगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या करते हैं वो लोग, ये छोटे छोटे प्राणी हैं, ये क्या करते हैं, उनको खाते हैं। देखो गोबर के कीड़े, क्या इनका भी वास्तव में उपयोग है? गोबर के कीड़े का उपयोग क्या है? गोबर को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? देखो गोबर का हम लोग उपयोग खेती में करते हैं। खेती में उपयोग करने से क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसकी उपज बढ़ती है। अगर उपज बढ़ेगी तो वनस्पतियाँ क्या होगी, उसमें ज़्यादा होंगी। तो उससे शाकाहारी प्राणी जो होंगे उनको खाने के लिए भोजन भी उनके मात्रा के हिसाब से मिलता रहेगा। तो ये क्या है, परस्पर इनके आपस में संबंध है और ये क्या है, हमारे परिसंस्था के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसके आगे दिया है अर्थात, उसके आगे दिया हुआ है अर्थात अपने आसपास पाए जाने वाले इन घटकों के कारण ही अपना अस्तित्व बना हुआ है। अतः इन सभी घटकों की उचित देखभाल हमें करनी चाहिए, ठीक है। हमारे पर्यावरण में, हमारे परिसंस्था में जो भी सजीव है, निर्जीव है, उनका क्या करना चाहिए, हमें देखभाल हमें करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे परिसंस्था के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जीवन चक्र में उसकी बहुत ही अहम भूमिका है। एक दूसरे से वो क्या है, परस्पर संबंध है। देखो ये चक्र दिया हुआ है, भोजन चक्र दिया है। पहले वनस्पतियाँ सूरज सन की रोशनी से क्या होती है, वनस्पतियों का निर्माण हुआ। उसके बाद उनको कौन खाते हैं, इल्लियाँ हो गई, वो खाती हैं। उनके बाद उनको कौन खाता है, मेंढक खाते हैं। मेंढक को कौन खाता है, सांप खाते हैं। सांप को कौन खाता है, ये बाज, चील जो हो गया ये खाते हैं। और इनके मरने के बाद इनको क्या खाते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े रहते हैं, दीमक, कीड़े मकोड़े जो होते हैं सूक्ष्म जीव, वो क्या करते हैं, इनको खा के हमारे पृथ्वी पे जो गंदगी रहती है, हमारे वातावरण में जो गंदगी रहती है उसको क्या करते हैं, ये साफ करते हैं। तो ये सारे हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी घटक है, ठीक है। यहाँ पर देखो विचार कीजिए, सालों साल जंगल में घास, पत्ते, टूटे हुए पेड़ आदि तथा गांव के परिसर में मृत जानवरों का विघटन यदि ना हुआ तो क्या होगा। क्या बोला है, सालों साल घास जो है और पत्ते, टूटे हुए पेड़ आदि का अगर विघटन नहीं हुआ और मृत जानवर जो इनका विघटन नहीं होगा तो क्या होगा। देखो बड़े बड़े घास होंगे तो क्या होगा,
बहुत पृथ्वी पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे घास हो जाएंगे, जंगल हो जाएगा, इधर उधर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और ये क्या होंगे, ये इनका कुछ उपयोग नहीं होगा। ठीक है, वैसे पत्ते हैं, टूटे हुए पेड़ पौधे हैं, इनका भी अगर विघटन इनको ख़त्म नहीं किया गया तो ये क्या होगा, सड़ेंगे और इनसे क्या होएगा, बहुत ही बीमारियां फैलेंगी। तो ये भी क्या है, इनका विघटन होना भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर जानवर है, जानवर पड़ा हुआ है, मर गया है जानवर और वो पड़ा और उसको कोई खाने वाला नहीं और वैसे पड़ा है, तो उससे क्या होगा, बदबू फैलेगा और उसमें कीड़े मकोड़े अगर उसको खाएंगे नहीं तो उससे क्या होंगी, बहुत सारी बीमारियां होंगी। इसके लिए क्या होते हैं, प्रकृति में इन सभी का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं हुआ तो हमारा इकोसिस्टम जो पर्यावरण है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म और बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो आगे दिया हुआ है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। ये भी आपको एग्ज़ाम में इस साल नहीं आने वाला, तो मैं आप लोग को अभी फ़िलहाल ये नहीं पढ़ाऊँगा। अगर किसी को जानना रहेगा तो ये मुझसे बाद में पूछ सकता है। तो हम लोग अभी अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, नीचे कुछ दिया है उसको पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। दक्षिण भारत में विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है। वहाँ धान की फसलों पर भोजन के लिए बड़े पैमाने पर कनखजूरे आते हैं। उसी प्रकार वहाँ के खेतों में कीचड़ में कनखजूरों का भक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए मेंढकों की संख्या भी काफ़ी मात्रा में होती तथा पसंदीदा खाद्य के रूप में मेंढकों के भक्षण हेतु सांप भी वहाँ होते हैं। परंतु यही अचानक वहाँ से मेंढकों की संख्या में वृद्धि कमी आई तो क्या होगा। क्या बोला है, देखो दक्षिण भारत में क्या होता है, बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है। ठीक है, धान की खेती जो होती है उनको खाने के लिए, ये क्या है, कान खजूरों का क्या है, भोजन है। धान की जो हरे हरे पत्ते रहते हैं वो क्या करते हैं, उनको खाते हैं। ठीक है, तो उनको खाने के लिए कान खजूरे खाते, धान की फसल को वो खाते हैं और उनको खाने के लिए कान खजूरों के खाने के लिए क्या होते हैं, कीचड़ में बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे जो भक्ष्य के रूप में क्या होते हैं, बहुत सारे और भी जानवर रहते हैं, जैसे कि मेंढक क्या करता है, उन कान खजूरों को खाता है, जिससे क्या होता है, फसल बर्बाद नहीं होता है, ज़्यादा फसल बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, और मेंढक को खाने के लिए उस वहीं पर क्या रहते हैं, सांप भी रहते हैं। सांप क्या करता है, मेंढक को खाता है। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, ये अंतरक्रिया चलती रहती है। अगर कान खजूरे नहीं रहे तो क्या होगा, मेंढक का पेट भरेगा, नहीं भरेगा। अगर मेंढक नहीं रहा तो क्या होगा, अगर मेंढक नहीं रहे तो क्या होगा, सांप भूखा रह जाएगा। और अगर सांप मेंढक नहीं रहा तो उससे क्या होगा, कनखजूरे ख़त्म नहीं होंगे। कनखजूरे ख़त्म नहीं होंगे तो क्या करेंगे, हमारे फसल को, भोजन को क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसलिए सारे घटक क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। और पूछा है, यदि हमारे प्रकृति में मेंढक की संख्या में कमी आ गई तो क्या होगा। तो देखो, अगर मेंढक नहीं रहे तो मैंने आपको बताया, मेंढक नहीं रहेंगे तो क्या होगा, कनखजूरों की संख्या जो है बहुत अधिक मात्रा में, वो क्या करेंगे, जो धान की फसल है, जो भी हरे फसल है, उनको क्या कर देंगे, वो बर्बाद कर देंगे। इसके लिए मेंढकों का होना बहुत ज़रूरी है। और मेंढक क्या है, सांपों का भी भोजन है। इसके लिए सांपों के लिए मेंढक क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, किसी भक्षक की संख्या में वृद्धि होगी। देखो सेकंड दिया है, किसी भक्षक की संख्या में वृद्धि होगी तथा किसी भक्षक की संख्या में कमी आएगी तो क्या होगा। किसी भक्षक के संख्या में वृद्धि होने से क्या होगा और किसी की भक्षक के संख्या में कमी आने से क्या होगा। देखो, अगर भक्षक ज़्यादा होंगे तो क्या होंगे, क्या होगा, वो क्या करेंगे, जो भी कीड़े मकोड़े हैं, जो भी दूसरे प्राणी हैं, उनको क्या करेंगे, वो खा जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम जो परिसंस्था हो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और अगर उन्हीं में कमी आ गई तो क्या करेंगे, जो भी और कीड़े मकोड़े हैं वो क्या करेंगे, वो और ज़्यादा तबाही मचा देंगे। उनकी संख्या बढ़ने से क्या होगा, जो फसल वगैरह हैं वो क्या होंगे, बर्बाद हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर मेंढकों की संख्या कमी आ गई तो क्या होगा, फसल बर्बाद हो जाएंगे। प्लस सांपों को भोजन कम मिलेगा, क्योंकि सांपों का भोजन, मुख्य भोजन क्या हो जाते हैं, मेंढक हो जाता है, क्योंकि वो आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है, एकत्रित रूप से वहाँ के परिसंस्था पर क्या परिणाम होगा। वहाँ के परिसंस्था पर क्या परिणाम होगा, आपको तो पता चल गया होगा। वहाँ पर क्या होगा, अगर ये सभी क्या घटक क्या है, एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं। अगर ये
नहीं रहे, किसी की संख्या में कमी आया और किसी की संख्या में वृद्धि हुई, तो इससे क्या होगा, हमारा परिसंस्था क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, वहाँ पर्यावरण क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये दिया हुआ है पर्यावरण तथा परिसंस्था में संबंध, इन दोनों में संबंध क्या है। तो पर्यावरण और परिसंस्था ये क्या है, दो चीज़ है। ठीक है, ये एक नहीं है, तो इनमें क्या संबंध है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते। देखो, पर्यावरण ये अत्यंत व्यापक संज्ञा है, सजीव पर किसी न किसी कारणवश परिणाम करने वाले भौतिक, रासायनिक तथा जैविक घटक, इन सभी से मिलकर पर्यावरण बनता है। ठीक है, पर्यावरण क्या, ये क्या है, अत्यंत व्यापक संज्ञा है, यहाँ पर बताया, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, और ये क्या होता है, सजीव पर किसी न किसी कारणवश परिणाम करने वाले भौतिक, रासायनिक तथा जैविक घटक, इन सभी से मिलकर क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। संक्षिप्त में पर्यावरण अर्थात आसपास की परिस्थिति, उनमें पाए जाने वाले अनेक सजीव, निर्जीव, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटकों का समावेश होता है। जो पर्यावरण संक्षिप्त रूप में पर्यावरण किसे कहा गया है, जो आसपास की परिस्थिति है, हमारे आसपास की परिस्थिति कैसी है उस पर डिपेंड करता है, और उसमें रहने वाले अनेक सजीव, निर्जीव, ये सभी मानव निर्मित घटक जो है और प्रकृति द्वारा निर्माण किए हुए घटक जो है, इन सभी का क्या होता है, हमारे पर्यावरण में समावेश होता है। तो उसके बाद दिया, पर्यावरण के मुख्य रूप से दो प्रकार है। पर्यावरण के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार है, एक अर्थात प्रकृति या नैसर्गिक पर्यावरण तथा दूसरा प्रकार अर्थात मानव निर्मित पर्यावरण। तो पर्यावरण के दो प्रकार बताए गए हैं, एक है प्राकृतिक द्वारा निर्माण होता है, दूसरा क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित होता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक पर्यावरण में हवा, वातावरण, जल, भूमि, सजीव आदि का समावेश होता है। जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, जो हमें नेचर से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, क्या मिलता है, हवा, वातावरण हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया, सजीव आदि का समावेश किस में होता है, पर्यावरण में होता है। इनमें से जैविक तथा अजैविक घटकों में सतत अंतर क्रियाएँ घटित होती है। इनमें जो जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं, इनमें क्या होता है, परस्पर अंतर क्रियाएँ, अंदर से क्रियाएँ क्या होती है, होते रहती है, उनके परस्पर संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इनके अंदर जो परस्पर अंतर क्रियाएँ होती है वो क्या होती हैं, और इनके बीच में जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसी प्रकार मानव निर्मित पर्यावरण का भी प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। जो मानव निर्मित पर्यावरण है उसका भी क्या होता है, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण पे क्या हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, उन पर भी प्रभाव, कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है। मूलतः पर्यावरण में दो मुख्य घटकों का समावेश होता है। हमारे पर्यावरण में मुख्यतः कौन से दो घटक है, जैविक घटक जिनमें जान होती है, दूसरा क्या है, अजैविक घटक जो क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, जिनमें जान नहीं होती है। ठीक है, अजैविक घटक पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटक, इनमें आंतरिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं या इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो जैविक और अजैविक घटक के अंतर क्रियाएँ, जो आंतरिक संबंध होते हैं, इनका अध्ययन करने की प्रक्रिया जो विज्ञान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, या फिर इंग्लिश में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। परिस्थिति का अध्ययन करने वाले जिस मूलभूत कार्यात्मक इकाई का उपयोग करते हैं उसे ही परिसंस्था करते हैं। ठीक है, ये जो जैविक और अजैविक घटक हैं, इनके बीच में कौन से आंतरिक संबंध हैं, इनके अंदर कौन से आंतरिक संबंध हैं, उसके बारे में, उनकी मूलभूत इकाई क्या है, ठीक है, कहाँ से उनका संबंध स्टार्ट होता है, उनकी अंतर क्रियाएँ क्या है, इसके बारे में जो डीपली हमें बताता है। ठीक है, वो जो हमसे जो बताता है उसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। और इनको बताने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, परिसंस्था करते हैं। किसके कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिसंस्था कहते हैं। इसलिए परिसंस्था क्या है, बहुत ही जरूरी है। हमारे प्रगति का, पर्यावरण का जो मेन दो घटक है वो क्या है, जैविक और अजैविक घटक, उनके बीच में जो आंतरिक संबंध है उनको बताने के लिए जो विज्ञान का यूज़ करते हैं उसे हम लोग पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। और उनके मूलभूत इकाई क्या है, उनको उपयोग करने के लिए मूलभूत इकाई क्या है, ठीक है, उनकी मूलभूत इकाई के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिसंस्था यानी इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है पर्यावरण में अनेक परिसंस्थाओं का समावेश होता है। ठीक है, पर्यावरण में बहुत सारी संस्थाओं का समावेश होता है। जैसे नदी हो गए, ये भी क्या है, एक इकोसिस्टम हो गया, कोई स्थान हो गया,
जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, ये क्या है, ये भी एक इकोसिस्टम है। कोई छोटा गड्ढा हो गया, वो भी क्या है, एक प्रकार का इकोसिस्टम है। तो वही बताया, पर्यावरण में अनेक परिसंस्थाओं का समावेश होता है। कुछ परिसंस्थाओं का अध्ययन पिछली कक्षाओं में ही है। विचार किया जाए तो पानी का एक छोटा सा गड्ढा भी एक परिसंस्था ही है। तो हमारी पृथ्वी सबसे बड़ी परिसंस्था है। संक्षिप्त में किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में व्याप्त प्रदेशों के जैविक तथा अजैविक घटक उसी प्रकार उनमें जाने वाली अंतर क्रियाएं एकत्रित होकर परिसंस्था बनाते हैं। इसे हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए। क्या बोला है, पहले तो बताया पर्यावरण में बहुत सारी परिसंस्थाएं हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ने पिछली कक्षा में कुछ परिसंस्थाओं के बारे में पढ़ा भी है, ठीक है। और बोला है पानी का एक छोटा गड्ढा भी क्या होता है, एक परिसंस्था हो गया, क्योंकि उसमें भी सजीव निर्जीव घटक हो सकते हैं, इसलिए क्या है, वो एक परिसंस्था हो गया। और सबसे बड़ा परिसंस्था कौन सा, हमारा पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी पर सभी प्रकार के घटक मिलेंगे, जैविक अजैविक जैसा चाहिए आपको सभी प्रकार के घटक मिलेंगे। तो सबसे बड़ा परिसंस्था इकोसिस्टम क्या है, हमारा अर्थ यानी पृथ्वी है। उसके बाद संक्षिप्त में किसी एक निश्चित भौगोलिक, मतलब यहाँ पर बताया गया है किसी एक भौगोलिक परिस्थिति या प्रदेश के जैविक और अजैविक घटक और उनमें होने वाली अंतर क्रियाओं के बारे में बताने को ही क्या बोलते हैं, परिसंस्था बोलते हैं। इससे ही क्या बनता है, परिसंस्था। मतलब कोई प्रदेश हो गया, देखो बहुत सारे प्रदेश हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। कोई प्रदेश है ठंडा प्रदेश है, कहीं गर्म है, कहीं रेगिस्तान है। तो अलग अलग प्रदेश हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर वहाँ के जैविक और अजैविक घटक हैं, उनमें अंतर क्रियाएँ जो होती हैं, इससे क्या बनता है, हमारा परिसंस्था बनता है, ठीक है। और आगे दिया है, देखो थोड़ा याद कीजिए, ये भी आपको फ़िलहाल एग्ज़ाम में आपके आने वाला नहीं है, तो इसको भी हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए नहीं पढ़ेंगे। जो अभी आने वाला है, हमारे पास समय भी कम है, तो हम लोग उसको छोड़ के आगे हमारा जो अगला टॉपिक है पर्यावरण संवर्धन, जो कि आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पर्यावरण संवर्धन मतलब हम लोग अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, उसको कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है, ठीक है। पर्यावरण पर कौन कौन से घटक प्रभाव डालते हैं और कैसे, पर्यावरण पे कौन कौन से घटक प्रभाव डालते हैं उसके बारे में बताना है आपको, और कैसे डालते हैं। पर्यावरण में कौन कौन से घटक प्रभाव डालते हैं, बहुत सारे घटक है जो क्या करते हैं, पर्यावरण पे क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। जैसे कि मानव निर्मित दूषित घटक, जैसे पानी को दूषित करना, मानव द्वारा दूषित करना, हवा दूषित होना, ये सारे घटक क्या है, पर्यावरण पे बहुत ही प्रभाव डालते हैं, ठीक है। और कैसे डालते हैं वो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि कारखानों के गंदे पानी अगर हम लोग नदियों में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। वो भी नदी भी हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा, बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर वो गंदा हो गया तो क्या होगा, हमारा पर्यावरण भी क्या हो जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार हवा में क्या होएगा, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण भी क्या होगा, हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा, हवा दूषित हो जाएगी। ये भी क्या करेगा, हमारे पर्यावरण पे क्या करेगा, बहुत ही बुरा प्रभाव डालेगा, ठीक है। उसी प्रकार पर्यावरण में भक्षकों की संख्या में सतत वृद्धि हुई तो क्या होगा, पर्यावरण में सतत भक्षक की वृद्धि हुई तो क्या होगा, मैंने आपको पीछे बताया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। नदी के किनारे पट्टी भागों में बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए तो नदी इस परिसंस्था पर उसका क्या परिणाम होगा। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर नदियों के किनारे कारखाने बनाए जाएंगे तो कारखानों द्वारा केमिकल वाला पानी, गंदा जो पानी है वो क्या करते हैं, वो नदियों में डाल देते हैं। नदियों में डालने से क्या होगा, वो पानी दूषित हो जाएगा। अगर वो मानव या सजीव, कोई भी सजीव हो गया, अगर उस पानी को यूज़ करेगा तो क्या होगा, वो उसके लिए हानिकारक होगा। और वैसे ही पत्थरों का क्या होगा, उससे क्षरण होने लगेगा, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही खराब है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे बताया हुआ आपको, पर्यावरण में विद्यमान कुछ प्राकृतिक घटक तथा कुछ मानव निर्मित दूषित घटक जब पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, तब पर्यावरण में समावेश अनेक घटकों में असंतुलन निर्माण होता है, ठीक है। जो जैविक है, मानव क्या है, मानव निर्मित दूषित घटक, ठीक है। पर्यावरण में विद्यमान कुछ, क्या बोला, कुछ प्राकृतिक घटक तथा कुछ मानव निर्मित द्वारा, पर्यावरण में कुछ
जो होते हैं क्या होते हैं, पर्यावरण को नुकसान कुछ प्राकृतिक द्वारा भी होता है। ठीक है, पर्यावरण में जो विद्यमान है उसमें कुछ प्राकृतिक घटक भी नुकसान पहुंचाते हैं, और मानव निर्मित मानव जो दूषित करता है, ठीक है, उनके द्वारा जो हानि पहुंचाया जाता है उससे भी क्या होता है, हमारे पर्यावरण पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वही यहाँ पर बताया, पर्यावरण समय अनेक घटकों से असंतुलन निर्माण होता है। ठीक है, इनमें बैलेंस ना होने के कारण क्या होगा, हमारा पर्यावरण में असंतुलन निर्माण होगा। ठीक है, तथा उसका असर उन घटकों के ही मुख्यतः जैविक घटक के अस्तित्व पर होता है। इससे यह ध्यान में आता है कि पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले मुख्य रूप से दो प्रकार के घटक है, प्राकृतिक घटक तथा मानव निर्मित घटक। ठीक है, ये जो असंतुलन, पर्यावरण में जो असंतुलन निर्माण होता है वो क्या करता है, उनके ही जो दूसरे घटक है उन पे क्या करता है, जो उनके दूसरे जैविक घटक है उनको ही क्या करता है, हानि पहुंचाता है। ठीक है, उनके अस्तित्व को खतरा होता है। ठीक है, इससे ध्यान में आता है कि पर्यावरण पर प्रभाव डालने मुख्य रूप से दो प्रकार के घटक है। हम लोग ने अभी इतना पढ़ा तो इसमें हम लोग को दो ही चीज़ पता चला, एक प्राकृतिक द्वारा निर्मित घटक है और एक मानव निर्मित घटक है, जो कि हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं, असंतुलन करते हैं और उनके बैलेंस को खराब करते हैं। ठीक है, तो देखो ये भी टॉपिक आपको एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखो पूछा है पर्यावरण में प्रभाव डालने वाले घटक, तो यहाँ पर आपको सब दिया हुआ है, मैंने भी बता दिया। प्राकृतिक घटक कौन से है वो आपको लिखना है, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ज्वालामुखी का फटना हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गए, प्राकृतिक घटक है जो हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। मानव निर्मित घटक क्या हो गए, जंगल को तोड़ना या जंगल में आग लगा देना, या फिर नदियों के पानी को दूषित करना हो गया। ऐसे बहुत सारे क्या हैं, मानव निर्मित घटक है जो पर्यावरण के संवर्धन में बाधा डालते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे का हम लोग देखते हैं। आज पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक तथा मानव निर्मित घटकों का दुष्परिणाम होकर अनेक हुई है। पर्यावरणीय प्रदूषण उनमें से एक प्रमुख समस्या। क्या बोला है, हमारे पृथ्वी पर जो प्राकृतिक तथा मानव निर्मित घटकों का दुष्परिणाम हुआ है, क्या हुआ है, हमारे पर्यावरणीय समस्याएं निर्मित किया हुआ है। उसमें से सबसे प्रमुख घटक जो है वो क्या है, पर्यावरणीय प्रदूषण। सबसे मुख्य जो घटक है वो क्या है, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, उसके बाद दिया है सामान्य रूप से किसी भी वस्तु अथवा पदार्थों का दूषितीकरण अर्थात उसका प्रदूषण है। ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण अर्थात प्राकृतिक घटनाओं अथवा मानव के क्रियाकलापों द्वारा आसपास के पर्यावरण पर होने वाले अनावश्यक तथा अस्वीकार बदलाव। ठीक है, क्या बताएं यहाँ पर, जो प्रमुख जो प्रदूषण है, जो पर्यावरणीय प्रमुख समस्या, वो सबसे क्या है, सबसे महत्वपूर्ण समस्या, प्रमुख समस्या क्या है, पर्यावरणीय प्रदूषण। प्रदूषण क्या है, सबसे बड़ा समस्या है हमारे पर्यावरण के लिए। ठीक है, ये क्या करता है, सामान्य रूप से किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ, कोई भी वस्तु हो गया, कोई वस्तु हो गया या कोई पदार्थ हो गया। ठीक है, इनको दूषित करने को ही क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं। जैसे हवा है, हवा में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, वो हमारा हवा दूषित हो जाएगा, उससे क्या होगा, पर्यावरण पे बहुत ही असर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से हो गया जंगलों की कटाई हो गया, या फिर बाढ़ आने की वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे गिर जाते हैं। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, हमारा पर्यावरण क्या हो जाता है, दूषित होता है। ठीक है, उसके बाद दिया है, और प्राकृतिक से कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है, ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या होता है, जंगलों में आग लग जाता है, उससे भी क्या होता है, हमारा वायु प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दिया है पर्यावरणीय प्रदूषण अर्थात प्राकृतिक घटनाओं अथवा मानव के क्रियाकलापों द्वारा आसपास के पर्यावरण में होने वाले अनावश्यक अस्वीकार बदलाव। पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है, जो प्राकृतिक घटनाओं द्वारा, मानव निर्मित घटनाओं द्वारा, जो प्राकृतिक घटना क्या हो गए, बाढ़ हो गए, जंगलों में आग लगना हो गया, और भूकंप हो गया, ज्वालामुखी फटना हो गया, ये सब क्या हो गया, प्राकृतिक घटना हो गया। और मानव निर्मित क्रियाकलाप क्या हो गया, जंगलों की कटाई हो गई, लकड़ियों को जलाना हो गया। उसके बाद गाड़ियों के धुएं से, ठीक है, गाड़ियों के धुएं से और ज़्यादा ईंधन उपयोग करने से क्या होता है, धुआं जो गाड़ियों से निकलता है उससे भी क्या होता है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, और ये जो अनावश्यक बदलाव होते हैं हमारे पर्यावरण में, ये क्या है,
हमारे पर्यावरण के लिए अस्वीकार है, मतलब ये बहुत ही दुष्परिणाम हमारे पर्यावरण पे डालते हैं। ठीक है, अर्थात हवा, पानी, जमीन आदि का भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणधर्मों में उसी प्रकार से मानव और अन्य सजीवों के लिए घातक ऐसे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तनों का घटित होना। ठीक है, मानवीय जनसंख्या का विस्फोट, तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक संस्थानों का अंधाधुंध उपयोग, जंगल की कटाई, अनियोजित शहरीकरण आदि कारणों से पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। ठीक है, प्रदूषण ये अत्यंत व्यापक संकल्पना है। हमें हवा, पानी, ध्वनि, रेडियोधर्मी, भूमि, ऊष्मीय प्रकाश, प्लास्टिक प्रदूषण जैसे विविध प्रकार के प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। इन सभी का विपरीत परिणाम यह सभी सजीव तथा उनके अस्तित्व पर होता है और इसी से आज पर्यावरण के संवर्धन की आवश्यकता निर्माण हुई है। क्या बताया हुआ है, जो हमारे प्रकृति में जो है क्या बताया हुआ है, प्रकृति में मानवीय जनसंख्या का विस्फोट, मतलब जनसंख्या में वृद्धि हो गया, तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकरण, बहुत सारी कंपनियां बनना और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, जंगल की कटाई और शहरीकरण के कारण क्या होता है, हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। देखो, जनसंख्या का वृद्धि, अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा, हमारे संसाधनों का उपयोग ज़्यादा होगा, तो संसाधनों का उपयोग ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा पर्यावरण इससे दूषित होगा। उसके बाद औद्योगिकीकरण होगा, औद्योगिकीकरण से क्या होगा, कंपनियां, जो कारखाने होंगे उनके क्या होंगे, उनमें बहुत मात्रा में संसाधनों का उपयोग किया जाएगा और उनसे जो गंदे पानी वगैरह रहेंगे वो नदियों में छोड़ दिए जाएंगे। इससे क्या होगा, जल प्रदूषण हो जाएगा। जंगल की कटाई होगी तो क्या होगा, अगर जंगल पेड़ पौधे कम रहेंगे तो क्या होगा, हमारा जो हवा होगा वो क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी, जो कि हमारे लिए, जो सजीव हैं उनके लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। उसी प्रकार शहरीकरण क्या होगा, शहरीकरण से क्या होगा, शहरीकरण करने के लिए क्या होती है, जगह की ज़रूरत पड़ेगी। जगह की ज़रूरत कैसे पूर्ति करेंगे, वो जंगलों को काट कर करेंगे। अगर जंगल काटेंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण दूषित होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे टाइप के क्या है, प्रदूषण है। हवा का प्रदूषण है, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया। ठीक है, गाड़ियों के हॉर्न से जो आवाज़ निकलते हैं लाउड स्पीकर से, उससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण हो गया। भूमिय, ऊष्मीय प्रकाश, प्लास्टिक प्रदूषण जैसे विविध प्रकार के क्या है, प्रदूषण का हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इन सभी से बचने के लिए, इन सभी प्रदूषण को कम करने के लिए हमें पर्यावरण संवर्धन करना बहुत ही अत्यावश्यक हो गया इस समय। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।